हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का स्वागत है साइंस स्टडी यूट्यूब चैनल पे और मैं हूँ आपका जैद सर। आज गुजरात के अंदर स्टैंडर्ड 10 का साइंस का पेपर था। चलो अभी सेक्शन ए का सॉल्यूशन डाल दे। आप लोग भी एक्साइटेड होंगे कि आपको सेक्शन ए में कितने मार्क्स आएंगे। चलिए देखते हैं कितने मार्क्स होते हैं आपके। अब जो पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे साइड में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है, और आंसर भी साथ में टिक के हुए मिल जाएंगे। मैं रीड करके समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, while cooking, if the bottom of the vessel is getting blackened on the outside, it means that अगर हम खाना पका रहे और खाना पकाते पकाते जिस वेसल में हम खाना पका रहे आउटर साइड उस वेसल की ब्लैकन हो जाती है, काली हो जाती है, तो उसका मतलब क्या हुआ। तो हम लोग तो क्या सोच सकते हैं, सर लकड़ा वकड़ा जलाया होगा इसलिए ऐसा हो गया होगा, पर हमें इन ऑप्शन में से आंसर बताना है। पहला ऑप्शन ये है, द फूड इज नॉट कुक्ड प्रॉपरली, क्या खाना सही से पका नहीं है। सेकेंड, द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली, क्या जो हमारा फ्यूल है जिसको हमने इस्तेमाल किया है खाना पकाने के लिए, क्या सही से वो नहीं जल रहा। थर्ड ऑप्शन, द फ्यूल इज वेट, क्या जो फ्यूल है वो गीला है। फोर्थ ऑप्शन, द फ्यूल इज बर्निंग कंप्लीटली, क्या जो फ्यूल है वो कंप्लीटली बर्न हो रहा है। तो हमारा जो इसमें आंसर होगा, आप लोगों को पता होगा चैप्टर नंबर 4 के अंदर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हमने ये पढ़ा था कि ब्लैक सूटी हो जाती है। ब्लैक सूटी कब होता है? ब्लैक सूटी का मतलब होता है वेसल के अराउंड में ब्लैक कन हो जाना। तो कब होता है? जब आपका कार्बन जो है, जो फ्यूल है, वो सही से जल नहीं रहा। तो हमारा इसमें आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली। ठीक है, चलिए नंबर 2 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। इसमें से दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है? ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है स्मेल वाला इंडिकेटर है, ठीक है ना। तो स्मेल वाला इंडिकेटर हमारे पास कौन कौन सा था? एक तो क्लोव ऑयल था, वेनिला था, है ना, ऑनियन था हमारे पास। तो उसमें से चलो ऑप्शन देख लेते हैं। मिथाइल ऑरेंज, वो तो हमारा कौन सा है? आर्टिफिशियल या मैनमेड इंडिकेटर कह सकते हो। फिनोल्फ्थालीन, वो भी मैनमेड इंडिकेटर है। वेनिला और टर्मरिक, टर्मरिक नेचुरल इंडिकेटर है। आंसर आपका हुआ सी, वेनिला। चलिए थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू हाउ मच एम्पियर। ये आप जब चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें सेकंड पेज पे ही आता है ये, ठीक है ना, स्टार्टिंग में ही 1 मिली एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर हो तो 10⁻³ आता है, और 1 माइक्रो एम्पियर यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। बहुत सारे बच्चों ने गलती किया, मुझे मैसेज अभी आया, ठीक है ना, थोड़ी देर पहले ही, कि सर थर्ड में क्या आंसर आता है। तो मैंने उनको बताया थर्ड में ए आता है। तो बोले सर हमने तो -3 किया, 10⁻³। तो उनको मैंने समझाया 10⁻³ कब होता है? जब मिली एम्पियर दिया हो तब। यहाँ पे माइक्रो एम्पियर दिया हुआ है। टेक्सटुअल बेस्ड पूरा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर आपने अच्छे से 3 से 4 बार 5 बार टेक्स्ट बुक को अच्छे से रीड किया हुआ है तो इसमें से आपका एक भी आंसर छूटेगा नहीं। सब राइट है, सब राइट होंगे, सब टेक्सटुअली है। फोर्थ ऑप्शन, द लंग्स के मतलब होता है, लंग्स का मतलब होता है फेफड़े। इन ह्यूमन बीइंग, इंसानों के अंदर, आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर, कौन से सिस्टम के साथ ये जुड़े हुए लंग्स, ठीक है ना। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन न्यूट्रिशन, दूसरा ऑप्शन ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा ऑप्शन है एक्सक्रीशन, और चौथा ऑप्शन है रेस्पिरेशन। तो ऑब्वियस सी बात है, रेस्पिरेशन का मतलब ब्रीथिंग जिसमें इन्वॉल्व होती है, और ब्रीथिंग करते हमारा जो एयर होता है कहाँ पे फील होता है? लंग्स में। तो आंसर आएगा डी, रेस्पिरेशन। अब आता है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहते हैं? द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ पीपल एट ओल्ड एज। अगर कोई इंसान बहुत ही ओल्ड एज पे पहुंच गया है, ठीक है ना, तो उसकी जो लेंस होती है बिकम मिल्की एंड क्लाउडी। उसकी आंखें जो होती है थोड़ी सी मिल्की या क्लाउडी हो जाती है, ठीक है ना, दूध जैसी थोड़ी दिखती है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कैटरेक्ट, ऑप्शन बी मायोपिया, ऑप्शन सी हाइपरमाइट्रोपिया, और ऑप्शन डी प्रेसबियोपिया। तो आंसर आएगा ऑप्शन ए कैटरेक्ट, जिसको हम मोतियो कहते हैं, मोतियो થઈ ગયું છે, ठीक है। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर। कितना दूर आप दूर खड़े हो मिरर से, कोई प्रॉब्लम नहीं, कितना भी आप दूर खड़े हो मिरर से, योर इमेज अपीयर इरेक्ट। आपकी जो इमेज होगी सीधी ही दिखेगी। इरेक्ट का मतलब सीधी दिखती है,
ठीक है ना, जैसे आपको वैसी इमेज आपकी दिख रही है। द मिरर इज लाइकली टू बी, तो मिरर कौन सा होगा? तो देखो घर पे आप जब बाल बनाते हो तो बाल बनाते बनाते आपका चेहरा के नीचे चला जाता है, नहीं ना, आप जैसे आपका फेस है वैसे ही फेस आपको सामने दिखता है, तो वो जो मिरर होता है उसे कौन सा मिरर कहते हैं? प्लेन मिरर। और हमने टेक्स्ट बुक के अंदर और एक पढ़ा था जिसका नाम था कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर डी, इधर प्लेन और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। यहाँ पे एमसीक्यू सब कंप्लीट हुए, सब टेक्सचुअल बेस है, अगर आपने अच्छे से रीड किया होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब फिल इन द ब्लैंक्स पे आ जाते हैं, ठीक है। द अर्थ क्रस्ट हैज ओनली %% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। तो ये जब मिनरल वाला चैप्टर था, मतलब कि चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल, उसमें दिया हुआ था, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से रीड कर लिया हो तो आपने, तो क्या था ये? इसमें आंसर आता है 0.02%, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है वी, है ना। उसका एसआई यूनिट क्या होता है, कौन से साइंटिस्ट के बाद रखा गया वो पूछा हुआ है। तो हमारे पास 3 ऑप्शन है, एंड्रे मैरी एम्पियर, अलेक्जेंड्रो वोल्टा, जॉर्ज सिमोन ओम। अब देखो ओम है तो रेजिस्टेंस के लिए होता है, एम्पियर है तो करंट के लिए, अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो वोल्टेज के लिए, तो अलेक्जेंड्रो वोल्टा। अगर सही से रीड किया होगा डायरेक्ट आपको आंसर मिल गया होगा, अगर भूल गए होगे तो फिर ये से आप कर सकते तो आपको आंसर मिल जाता, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नंबर 9th क्वेश्चन, इन एनारोबिक रेस्पिरेशन बाय आवर मसल सेल। एनारोबिक 2 टाइप के थे, एक तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा था लैक ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे मसल सेल के बारे में बोला है तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं आएगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन आएगा, ठीक है। द पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू, तो पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाता मसल सेल के अंदर? वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड के अंदर। इथेनॉल में कब कन्वर्ट होता है? जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है ना। एसिटिक एसिड तो हमारा था ही नहीं किसी के अंदर, तो हमारा आंसर आएगा लैक्टिक एसिड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, डेस एनिमल कैन चेंज सेक्स, कौन सा एनिमल अपना सेक्स को चेंज कर सकता है? तो ये तो हमारे एक ही है जो कि है स्नेल। स्नेल क्या होता है? अपना सेक्स चेंज कर लेता है, वो भी टेक्सचुअल था। 11th फिल इन द ब्लैंक्स, द लेंस फॉर्मूला इज ब्लैंक। 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला, सिर्फ एक ही डिफरेंस था, वो था प्लस और माइनस का। मिरर फॉर्मूला में जहां पे फॉर्मूला में प्लस था सेंटर में, जबकि लेंस फॉर्मूला में बीच में दिया हुआ है माइनस। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, आपका आएगा फर्स्ट वन ऑप्शन, ठीक है। 12th क्वेश्चन, डेस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ चिनाबार। चिनाबार किसको बोलते हैं? मर्क्यूरी के कंपाउंड को चिनाबार कहते हैं, और मर्क्यूरी का कंपाउंड यहां पे एक ही दिया हुआ है HgS। चलिए अभी आते हैं ट्रू और फॉल्स पे। ट्रू और फॉल्स पे आते ही फर्स्ट क्वेश्चन है, सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ लीड एंड टीन। तो बिल्कुल सही जवाब है ये, सोल्डर जो है वो एलॉय है लीड और टीन का। 14th क्वेश्चन है, अ चाइल्ड हु इनहेरिट्स, जो बच्चे का जन्म हुआ है जिसको वारसा मिला हुआ है, और वाई क्रोमोसोम, जिस बच्चे को वाई क्रोमोसोम मिला हुआ है उसके फादर से, वो लड़की होगी। भाई ये जरा सा गलत बात है, लड़की के लिए फादर के पास से कौन सा क्रोमोसोम आना चाहिए? एक्स क्रोमोसोम आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे वाई क्रोमोसोम बोला है, मतलब ये बॉय का जन्म होता है वहां पे, तो यहाँ पे आंसर आएगा फॉल्स। 15th क्वेश्चन है, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू द एटमोस्फियरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। बिल्कुल सही जवाब है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किसके वजह से होता है? एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है। क्लास में अच्छे से ध्यान दिया होगा तो आंसर तो ऐसे ही आ जाएगा ये वाला, ठीक है। अब आते हैं 16th वन, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। यहाँ पे H3O पॉजिटिव लिखा हुआ है, या फिर H+ भी कह सकते हो आप। इंक्रीज्ड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। डाइल्यूटेड का मतलब अगर किसी एसिड वाले सॉल्यूशन को हम उस पर पानी डालते जाएंगे डालते जाएंगे, मतलब पानी ज्यादा है और जो एसिड हमने लिया हुआ है वो थोड़ा सा है, उसको डाइल्यूटेड कहते हैं। तो क्या हमारा हाइड्रोनियम आयन इंक्रीज होगा? बिल्कुल नहीं यार, इसमें आएगा फॉल्स। लेमन जो है, लेमन खट्टा होता है, ठीक है। अगर
आपने इतना थोड़ा सा पानी डाला हुआ है तो खट्टापन रहेगा। अगर 2 ग्लास पानी डाल दोगे लेमन के अंदर तो क्या खट्टापन रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। ठीक है, फॉल्स आएगा इसमें। चलिए अभी आते हैं 17th क्वेश्चन पे, जो कि है 1 मार्कर क्वेश्चन। आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसाइज ऑफ विच हार्मोन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो आयोडीन है वो क्यों जरूरी है, कौन से हार्मोन को सिंथेसाइज करने के लिए जरूरी है? तो आयोडीन तो हमारे थायराइड के लिए ही जरूरी है। ठीक है ना, तो पूरा ऐसे लिखना है, आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसाइज थायरोक्सिन हार्मोन इन द ह्यूमन बॉडी। चैप्टर 7 के लास्ट में आता है। ठीक है, दिया हुआ है। अब आते 18th क्वेश्चन के अंदर। If a trait A exist in 10% of a population of an asexually reproducing species and a trait B exists in 60% of the same population, which trait is likely to have arisen earlier? ट्रेट ए दिया हुआ है, ट्रेट बी दिया हुआ है, सेम ही स्पीसीज के लोग हैं, ठीक है ना, पर ट्रेट है दोनों अलग अलग कैरेक्टर से। जो कैरेक्टर 1 है, ए वाला कैरेक्टर, वो 10% है, और कैरेक्टर जो बी है वो कितने परसेंट है? 60% है। क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो आपके हिसाब से कौन सा कैरेक्टर है, कौन सा ट्रेट जो है वो पहले होगा, पहले आ चुका होगा? अराइजन अर्लियर मतलब पहले आ गया है, ट्रेट ए के ट्रेट बी, तो परसेंटेज के हिसाब से इट इज ट्रेट बी। ट्रेट बी इज अराइजन अर्लियर देन ट्रेट ए। ठीक है, चलिए अभी आ जाते हैं 19th क्वेश्चन पे। ठीक है, इन द डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू अ प्रिज्म। प्रिज्म तो आपको याद होगा, स्कूल पे टीचर ने प्रैक्टिकल कराया होगा आपको। अगर उसमें डिस्पर्शन हमने देखा तो विच कलर्ड लाइट बेंड्स द लिस्ट। डिस्पर्शन का मतलब व्हाइट लाइट 7 कलर में डिवाइड हो जाती है, तो कौन सी लाइट कम से कम बेंड होती है? तो टेक्स्ट बुक में था लिखा हुआ, टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी, प्रैक्टिकल टीचर ने कराया होगा, वो देखा होगा, तो आता है रेड लाइट। रेड कलर्ड लाइट बेंड्स द लीस्ट आंसर आएगा। ठीक है, वायलेट जो होता है वो ज्यादा बेंड करता है। ठीक है ना, अब आते हैं 20 वाले क्वेश्चन पे। डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या होती है? ठीक है ना, वो तो मैंने भी आपको बोला हुआ था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक करंट का, 2 मार्क में आ सकता है वरना 1 मार्क की डेफिनेशन आ सकती है। तो अगर फॉर्मूला पता है तो बहुत बढ़िया है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी फॉर्मूला है। ठीक है ना, तो क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला पे से? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन हुई। ठीक है, साथ में अगर आपने फॉर्मूला भी लिख दिया है तो बहुत सोने पे सुहागा, अगर फॉर्मूला लिख दिया है तो। अब आते हैं मैच द फॉलोइंग पे। ठीक है, ये तो बच्चों को पता था कि चैप्टर नंबर 13 जो है आर एनवायरमेंट, उस पे से मैच द फॉलोइंग तो आने ही वाली है 2, और चैप्टर 7 में से भी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में से, तो अच्छे से रीड किया होगा तो ये 4 मार्क आपकी कहीं नहीं गए। पहला वाला है साइटोकिनिन। साइटोकिनिन का मतलब क्या था? सेल डिवीजन होना। ठीक है ना, तो ऑप्शन ढूंढो, सेल डिवीजन कहां दिख रहा है? ऑप्शन सी, 21 में आंसर आएगा ऑप्शन सी, प्रोमोट सेल डिवीजन। ठीक है, फिर क्या दिया? जिबलिन, तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए, हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम। और जो बी वाला ऑप्शन है विल्टिंग ऑफ लीव्स, वो तो ग्रोथ इनहिबिटर था जिसके लिए एब्सिसिक एसिड चाहिए था हमें, तो ऑप्शन बी तो आएगा ही नहीं। चलिए अब आते हैं 23 वाले क्वेश्चन पे। द ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर ओन फूड। जो ऑर्गेनिज्म खुद का फूड प्रिपेयर करते हैं तो उसका आंसर सामने ढूंढना है। हर्बीवोरस, वो तो भाई प्लांट्स को खाते हैं, कहां फूड प्रिपेयर करने जाएंगे। प्रोड्यूसर, सनलाइट से उनको एनर्जी मिलती है तब वो प्रिपेयर होते हैं। चलो थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं, कार्निवरस, नहीं, तो ऑप्शन आएगा हमारा बी, जिसमें आता है प्रोड्यूसर। 23 का आंसर आएगा बी। फिर है 24, द ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन प्लांट्स। जो ऑर्गेनिज्म प्लांट पे डिपेंडेंट होता है, अपना खाना जो है वो प्लांट से लेता है, तो एक ही है हमारे हर्बीवरस। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे सेक्शन ए का पूरा सॉल्यूशन मैंने दे दिया है। वैसे सेक्शन ए सिंपल था, अगर टेक्स्ट बुक को आपने 3 से 4 5 बार पढ़ा होगा तो बहुत ही सिंपल था। हाँ, 1-2 मार्क्स यहाँ वहां हो जाते हैं क्योंकि प्रेशर रहता है थोड़ा सा एग्जाम का। ठीक है, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, एक पेपर बाकी है,
मंडे को है, आराम से दीजिए बिना टेंशन लिए। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा साइंस का गुजरात का 2025 का सॉल्यूशन था। अगर आपके जो दोस्त हैं वो 10th में आ गए हैं, 10th में आने वाले हैं, उनको ये चैनल जरूर रिकमेंड कीजिएगा कि आगे जाके उन्हें बहुत बेनिफिट होगा। थैंक यू वेरी मच।